जी बिल्कुल सुदेश, आपको विस्तार से जो है वो सारी की सारी जानकारी दूंगा, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि मंडी में जो है वो मतगणना शुरू हो चुकी है। हम मतगणना केंद्र के बाहर है, आप देख सकते हैं पीछे ये वल्लभ कॉलेज की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में जो है वो सराज और सदर विधानसभा क्षेत्र की जो मतपेटियां हैं, जो ईवीएम मशीन है, उनको यहाँ पर लाया गया और मतगणना का कार्य जो शुरू हो चुका है। गेट पर हम इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस का पहरा है। जो अन्य जो कर्मी यहाँ पर ड्यूटी के लिए तैनात किए गए हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर जो है वो काउंटिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और मतगणना आप ये मान के चलिए कि थोड़ी देर में जो है वो पहला रुझान जो है वो आने वाला है। मंडी की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया कि सांसद रामस्वरूप शर्मा जो थे उनके निधन के बाद जो है ये सीट खाली हुई और उसके बाद जो है यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा सिंह को मैदान में उतारा गया और बीजेपी की तरफ से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को। लेकिन ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को हम कह सकते हैं कि उसे भाजपा ने सिर्फ एक कैंडिडेट के तौर पर उतारा, जबकि प्रतिष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की दांव पर लगी है। क्यों? क्योंकि ये जो मंडी संसदीय सीट है ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अपनी गृह सीट है। यहीं से वो आते हैं, इसी संसदीय क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं। और बड़ी बात यह भी है कि 2013 में जब एक बार उपचुनाव हुआ था तो उस वक्त भाजपा की तरफ से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया था और प्रतिभा सिंह ने उन्हें 1,35,000 मतों के अधिक से अंतर से जो है वो हराया था। अब परिस्थितियां दोबारा वैसी हम कह सकते हैं कि एक बार फिर जो है यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और उस उपचुनाव में एक बार फिर से जो है प्रतिभा सिंह कैंडिडेट है और दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त जयराम ठाकुर प्रदेश के मुखिया बन चुके हैं और उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से जो है ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को मैदान में उतारा गया है। अगर हम पूरे चुनाव प्रचार की बात करें तो पूरा जो चुनाव प्रचार था काफी शांतिपूर्ण माहौल में जो संपन्न हुआ है। कोई तीखी बयानबाजी हमें जो है देखने को नहीं मिली है। कांग्रेस की तरफ से महंगाई को लेकर जो है वो बड़ा मुद्दा बनाया गया कि जो महंगाई है उसको जो है वो बार बार जनता के बीच में रखा गया, जबकि बीजेपी की तरफ से जो है इस बात को लेकर हमेशा जो है बीजेपी डिफेंसिव मोड में रही और बीजेपी ये कहती रही कि अगर महंगाई अगर आज है तो महंगाई पहले कांग्रेस के टाइम में भी थी और ये कांग्रेस की ही देन है। तो हम कह सकते हैं कि जो मुकाबला है वो नेक टू नेक है सुदेश। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते, यानी कि ये आंकलन जो है कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है, कांग्रेस का पलड़ा भारी है। लेकिन आप इतना तय मानिए कि जो भी परिणाम होंगे वो चौंकाने वाले होंगे और जो भी जीत होगी वो मार्जिन बेहद कम रहने वाला है। जी सुदेश। चलिए वीरेंद्र, आपके पास से लौटेंगे और इस वक्त फतेहपुर सीट को लेकर हाल चाल जानेंगे, किस तरीके से वहां पर राजनीति हुई, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। आज मतगणना का दिन है, मतगणना को लेकर क्या अपडेट है? विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े। विचित्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए सुदेश, सबसे पहले तो मैं तस्वीरें साझा करना चाहूंगा और मतगणना चूंकि शुरू हो चुकी है और 24 राउंड की मतगणना होने वाली है और इसमें जो है वो 6 टेबल्स जो वो लगाए गए हैं मतगणना के लिए और 4 जो है वो अतिरिक्त पोस्टल जो बेल्ट होंगे उनके लिए जो वो लगाए गए हैं। तो अभी जो मतगणना शुरू हुई है बहुत जल्दी जो रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद कर दी जा चुकी है। 100 मीटर के दायरे में कोई भी आम आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता है। मैं आपको बता दूं सुदेश की ये जो चुनाव हुआ है इसमें ये देखा गया है, हालांकि इससे पहले अगर देखें तो साल 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस वक्त 82% मतदान हुआ था और लोकसभा के चुनाव हुए थे साल 2019 में तो 81% मतदान हुआ था। लेकिन इस बार जो ये उपचुनाव हुआ है उसमें 66.20% मतदान हुआ, तो बहुत कम मतदान इस बार जो वो इस तरह से देखने को मिला है। यानी 87,222 जो वोटर्स थे वो रजिस्टर्ड थे। बावजूद इसके 56,726 वोटर्स ने ही अपना जो है वो वोट जो वो कास्ट किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोगों में कहीं ना कहीं जो था वो जो जिस तरह से उत्साह उनको दिखाना चाहिए था उस तरह से दिखा नहीं है। अब ऐसे में देखा जाए कि जिस तरह से आपने सवाल पूछा है कि किन मुद्दों को लेकर, तो जाहिर सी बात है इस बार जो है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस की ओर से उठाया गया, बड़े जोरों शोरों से उठाया गया और बाकायदा उनके कई स्टार प्रचारक यहाँ पर आए और यही 2 मुद्दों को लेकर जो है वो उनकी ओर से जो है इस पर जबरदस्त जो प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर जो है वो विकास के मुद्दे को लेकर ही यहाँ पर जो वो चुनाव प्रचार किया और काफी जो है वो हद तक जो है वो ये कहा कि इस सीट पर, क्योंकि सुजान सिंह पठानिया जो कि कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता थे, उनका जो निधन इसी साल फरवरी महीने में हुआ था जिसकी वजह से ये सीट खाली हुई थी सुदेश। तो उसके बाद जो है ये उपचुनाव हुआ है तो उसमें जो है उन्होंने भाजपा ने यह भी मुद्दा बनाया कि उनका गढ़ था, यानी कांग्रेस का ये क्षेत्र जो था वो गढ़ था, बावजूद इसके वो कृषि मंत्री भी रहे पूर्व में अपने समय में, बावजूद इसके यहाँ पर जो किसान बहुल इलाका है यहाँ के किसानों के लिए उनकी ओर से किया क्या, तो वो भी अभी इसी वक्त जो है वो बीजेपी ने उन सब यानी किसानों के हित के लिए बीजेपी ने ही अभी आकर सोचा। तो इस तरह के तमाम मुद्दे जो थे बीजेपी की ओर से जो भुनाए गए, भुनाने की कोशिश भी की गई। 5 प्रत्याशी यहाँ पर जो है वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके भाग्य का फैसला जो है वो बहुत जल्दी अभी होने वाला है सुदेश। और चूंकि पहले रुझान की भी हम बात करेंगे विचित्र, फिलहाल मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे। आप सभी मेरे साथ बने रहेगा, आगे तमाम जानकारी अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो सत्ता का सेमीफाइनल कह सकते हैं, हिमाचल में जो उपचुनाव के परिणाम आएंगे अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले देखना होगा कि बीजेपी कितना दम दिखा पाती है
और कांग्रेस कैसे अपनी सियासी जमीन को और ज्यादा मजबूत कर पाती है। 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 1 संसदीय सीट पर उपचुनाव है हिमाचल में, तो वहीं इलाहाबाद विधानसभा सीट पर भी सबकी नजरें हैं।